हेलो फ्रेंड्स, बागड़वा एसबी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर क्लास को। मैं हूं बागड़वा सर, लेक्चरर। किसी भी एग्ज़ाम की अगर फ्रेंड्स आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगी। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित करंट अफेयर की क्लास आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स 5 और 6 मई को होने वाली जो अभी करंट की घटनाएं हैं उनसे संबंधित। तो एक बार वीडियो को शेयर और अन्य फ्रेंड के साथ शेयर करें, और अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी यहाँ से करंट अफेयर की क्लास जो डेली अपलोड होती है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। फ्रेंड्स, ब्रीफली थोड़ी जानकारी देता हूँ मैं कि आज हम किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हाल ही में WHO की रिपोर्ट आई है कोरोना वायरस को लेकर, जिसमें भारत की स्थिति बहुत ही दयनीय बताई गई है। लगभग पूरे वर्ल्ड में 1/3 मौतें जो है इंडिया के अंदर WHO के अनुसार दर्ज की गई है। इसके अलावा फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 2ND इंडिया नॉर्डिक समिट देश कौन से हैं और उनकी जो द्वितीय समिट हुई है वो कहाँ आयोजित हुई है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, अभी हाल ही के अंदर सागरमाला प्रोजेक्ट की भी इस समिट में चर्चा की गई है, उसके बारे में भी बात हम करेंगे। जेफ बेजोस की जो कंपनी अमेजन है, इसके नए CEO बने हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक यंत्र दिवस कब मनाया जाता है, उसके बारे में। हाल ही के अंदर भारत में महंगाई बहुत बढ़ने के कारण RBI जो रिजर्व बैंक है उसने अपनी रेपो रेट दर जारी की है, उसके बारे में बात करेंगे। और अप्रैल 2022 का GST कलेक्शन, उसके बारे में भी बात करेंगे। ये कुछ मुद्दे हैं जो आज हम बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, करते हैं अपने टॉपिक को शुरू। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि WHO ने कोरोना से भारत में 47.4 लाख लोगों की मौत का अनुमान लगाया है, जो सरकारी डेटा से कितने गुना ज़्यादा है। तो ये फ्रेंड सरकारी डेटा से 10 गुना ज़्यादा है। WHO की रिपोर्ट आई है कोरोना की अभी अप्रैल 2022 के अंदर, उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी आपको मिलेगी। तो देखते हैं जानकारी के साथ। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो आंकड़े हैं जनवरी 2020 से दिसंबर 2021 के बीच जो कोरोना के आंकड़े हैं वो दर्ज किए गए WHO के द्वारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 5 मई 2022 को अपनी रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर से लगभग 1.5 करोड़ लोगों की मौत का अनुमान लगाया गया है, और ये तमाम देश के ऑफिशियल डाटा से 3 गुना ज़्यादा है। अलग अलग देशों ने अपने ऑफिशियल डाटा निकाले थे कोरोना वायरस की, जिनसे व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी उसके बारे में, लेकिन WHO की रिपोर्ट जो आई है वो तमाम देशों के ऑफिशियल डाटा से 3 गुना ज़्यादा बताई जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोरोना 47.4 लाख मौत होने का अनुमान है। ऐसा माना गया है कि भारत में कोरोना से 47.4 लाख लोगों की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। और दुनिया भर की मौतों की 1/3 पूरे वर्ल्ड की 1/3 मौतें जो है कोरोना के कारण इंडिया के अंदर हुई है, ऐसा मानना है WHO का। ऑफिशियल आंकड़ों की तुलना में ये 10 गुना ज्यादा बताया जा रहा है। भारतीय सरकार ने कोविड-19 से 4.8 लाख लोगों की मृत्यु की बात कही है। जहां आप देख सकते हैं WHO ने 47.4 लाख लोगों की मृत्यु का अनुमान लगाया है, वहीं भारतीय सरकार ये का मानना है कि 47.4 लाख न होकर ओनली फॉर 4.8 लाख लोगों की ही मृत्यु कोरोना के कारण हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 महामारी के दौरान हुई मौतों में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों तरह की मौतों को शामिल किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे फ्रेंड्स, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मौतें कौन सी है? अप्रत्यक्ष मौतें कौन सी है? प्रत्यक्ष तो जो कोरोना के कारण हुई है, अप्रत्यक्ष मौतों को भी WHO ने इस रिपोर्ट में शामिल किया है।
WHO की रिपोर्ट में ऐसे मरीजों को भी गिना गया है जिनकी मौत महामारी के दौरान अप्रत्यक्ष रूप से, यानी 95 लाख लोग वो शामिल हैं जो दूसरी बीमारी से पीड़ित थे, जिन्हें सही वक्त पर इलाज नहीं मिल सका और उनकी मृत्यु हो गई। इन मृत्युओं को WHO ने अप्रत्यक्ष मृत्यु के रूप में दर्ज किया है और उसको भी इस डाटा के अंदर शामिल किया है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनोस घेब्रियस ने इस आंकड़े को गंभीर बताते हुए कहा है कि अपनी क्षमता से अधिक निवेश करने के लिए देशों को प्रेरित किया है। तो WHO के महानिदेशक कौन है? टेड्रोस एडनोम घेब्रियस। भारत ने WHO की रिपोर्ट को नकारा है। भारत ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। WHO की रिपोर्ट को क्या किया है? नकारा है। देखते हैं, भारत ने WHO महामारी से संबंधित अधिक मृत्यु दर अनुमान को पेश करने के लिए गणितीय मॉडल के इस्तेमाल पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि इस्तेमाल के बावजूद कोरोना महामारी से संबंधित अधिक मृत्यु दर अनुमान को WHO ने पेश किया है। भारत ने कहा है कि जो ये गणितीय मॉडल WHO ने जारी किया है भारत में कोरोना वायरस का, वो एक प्रकार से संदिग्ध है और इसने अधिक मृत्यु दर के अनुमानों को WHO ने पेश किया है। तो ये WHO की रिपोर्ट थी जिसके बारे में मैंने पूरी जानकारी आपको दी है। आशा है कि आप बातों को समझ गए होंगे। जो भी स्टूडेंट किसी भी, चाहे SSC CGL, SSC, UPSC, RS, स्टेट PCC, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2ND इंडिया नॉर्डिक समिट कहाँ आयोजित की गई? तो हाल ही में अभी 2ND इंडिया नॉर्डिक समिट कहाँ आयोजित की गई है? तो ये आयोजित की गई है कोपेनहेगन के अंदर। कोपेनहेगन क्या है? डेनमार्क की राजधानी है, जहां पर 2ND इंडिया नॉर्डिक समिट का आयोजन किया गया है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में 2ND इंडिया समिट 4 मई 2022 को आयोजित की गई। इस समिट को डेनमार्क की PM, तो डेनमार्क की PM कौन है फ्रेंड्स? मेट्टे फ्रेडरिक्सन ने होस्ट किया और PM मोदी ने इस समिट में क्या किया है? भाग लिया है। तो डेनमार्क की PM का नाम आपको ध्यान रखना है, मेट्टे फ्रेडरिक्सन। इसके अलावा वर्ष 2018 में फर्स्ट जो इंडिया नॉर्डिक समिट के बाद भारत नॉर्डिक देशों के संबंध को रिव्यू किया गया है। पहली जो इंडिया नॉर्डिक देशों की समिट थी वो हुई थी 2018 में। अभी रिसेंटली 2022 में दूसरी हुई है कोपेनहेगन, डेनमार्क की राजधानी में। नॉर्डिक देश, नॉर्डिक जो कंट्री होती है क्या होते हैं? नॉर्थ अटलांटिक और नॉर्दर्न यूरोप के जियोग्राफिकल और कल्चरल क्षेत्र को नॉर्डिक कंट्रीज कहते हैं। जो नॉर्थ अटलांटिक और नॉर्दर्न यूरोप है उसका जो जियोग्राफिकल और कल्चरल क्षेत्र है उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्डिक देशों के नाम से जानते हैं। जैसे इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन। ये जो फ्रेंड्स नॉर्डिक देशों में शामिल है। समिट में किन किन मुद्दों पर बातचीत की गई? तो समिट के अंदर देखते हैं, कोरोना महामारी के बाद आर्थिक सुधार, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इनोवेशन, डिजिटलाइजेशन और ग्रीन एंड क्लीन ग्रोथ में बहुपक्षीय सहयोग पर चर्चा हुई है और समुद्री क्षेत्र में ऑपरेशन के साथ सस्टेनेबल ओशियन मैनेजमेंट पर फोकस को लेकर बातचीत की गई। और बातचीत के दौरान PM मोदी ने कहा कि इंडिया की आर्कटिक पॉलिसी आर्कटिक क्षेत्रों में इंडिया नॉर्डिक के ऑपरेशन को बढ़ाने में कारगर है और समिट में PM मोदी ने नॉर्डिक कंपनियों के साथ बिजनेस करने का प्रस्ताव भी रखा है। PM मोदी ने नॉर्डिक कंपनियों को ब्लू इकोनॉमी सेक्टर में निवेश करने के लिए इनवाइट किया है, खासकर भारत सागर प्रोजेक्ट जो चल रहा है उसमें। तो ये कुछ PM मोदी के द्वारा नॉर्डिक कंपनियों के साथ एग्रीमेंट होने की संभावना की व्यक्त की गई है, उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा नॉर्डिक देशों के सॉवरेन वेल्थ
फंड्स को भारत में निवेश करने के लिए अपील की गई है। किसको फ्रेंड्स? सॉवरेन वेल्थ फंड्स को भारत में निवेश करने के लिए अपील की गई है। वर्ष 2020-21 में भारत का नॉर्डिक देशों के साथ जो व्यापार हुआ था, ट्रेड हुई थी, वो $5 बिलियन हुआ था। उसको आगे बढ़ाने की प्रोसेस जारी है। तो क्या है सागरमाला प्रोजेक्ट, जिसकी इस समिट में चर्चा की गई है? सागरमाला प्रोजेक्ट जो है फ्रेंड्स 2015 में शुरू किया गया था। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य था बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करना शामिल था और इस प्रोजेक्ट के तहत 7500 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा के निकट वाले बंदरगाह को क्षेत्रीय विकास के लिए बढ़ावा देना सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पीएम मोदी की डेनमार्क यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कितने एग्रीमेंट साइन हुए हैं? तो डेनमार्क ने कि अभी पीएम मोदी ने रिसेंटली यात्रा की है, तो डेनमार्क और इंडिया के बीच में टोटल 7 एग्रीमेंट पर साइन हुए हैं। अब वो 7 एग्रीमेंट कौन से हैं उसके बारे में स्पेसिफिक जानकारी प्राप्त करते हैं। पीएम मोदी ने डेनमार्क की पीएम, अभी पीछे भी नाम आया था, डेनमार्क की पीएम कौन है? मेट्टे फ्रेडरिक्सन ने 3 मई 2022 को डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में द्विपक्षीय वार्ता की है। डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? कोपेनहेगन। द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इस दौरान 7 एग्रीमेंट साइन किए गए। इसके अलावा 2 प्रमुख एग्रीमेंट की घोषणा की गई। डेनमार्क की क्वीन मार्गरेट द्वितीय ने पीएम मोदी का स्वागत किया। तो जो डेनमार्क है उसकी जो क्वीन है उसका नाम क्या है? मार्गरेट द्वितीय, और जो पीएम है उसका नाम है मेट्टे फ्रेडरिक्सन। अब 7 एग्रीमेंट देखते हैं। पहला जो एग्रीमेंट था फ्रेंड्स वो साइन किया गया था डिक्लेरेशन ऑफ इटेट, मतलब DOL ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी। ये पहला एग्रीमेंट है, उसको साइन किया गया था। इसका मतलब क्या? DOL का सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवास को बढ़ावा देना। दूसरा जो एग्रीमेंट था वो था लेटर ऑफ इटेट LOL ऑन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जल एग्रीज ऑन ग्रीन शिपिंग। इस पर एग्रीमेंट किया गया है। तीसरा जो एग्रीमेंट था फ्रेंड्स वो था कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, मतलब CAP, इसको साइन किया गया। चौथा जो एग्रीमेंट था वो लेटर ऑफ इटेट LOL ऑन स्टेबिलिटी ऑफ जल शक्ति एंड मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ऑफ द डेनमार्क, इसको साइन किया गया है। पांचवा जो एग्रीमेंट था MIU को ऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इस पर MOU किया गया है। पांचवा जो रिपोर्ट के अंदर साइन किया गया है। नेक्स्ट जो है छठा, जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इटेट, JDI ऑन ऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ एनिमल हैसबेडरी एंड डायरिंग, इसको साइन किया गया। और लास्ट जो था लेटर ऑफ इटेट बिटवीन इवोट इंडिया एंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क। तो ये जो 7 एग्रीमेंट है वो साइन किए गए हैं। अभी जून के अंदर रिसेंटली UPSC का एग्जाम है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है। तो 7 एग्रीमेंटों के नाम आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 2 प्रमुख एग्रीमेंटों की यहाँ घोषणा की गई है। 7 तो साइन हो चुके हैं, 2 की घोषणा हुई है। कौन कौन से हैं? लॉन्च ऑफ एनर्जी पॉलिसी डायलॉग एंड मिनिस्ट्रियल लेवल, ये एग्रीमेंट है, इसका साइन किया गया है। भारत मिशन पार्टनर के रूप में ICARS को ज्वाइन करेगा। ये जो 2 है ये साइन हुए कि भारत जो है ICARS को ज्वाइन करेगा, और लॉन्च ऑफ एनर्जी पॉलिसी डायलॉग एट मिनिस्ट्रियल लेवल उसको साइन किया गया। 2 की घोषणा की गई और 7 को क्या किया गया? साइन किया गया 2ND समिट के अंदर। डेनमार्क के बारे में, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, मुद्रा यूरो है, और पीएम जो पीएम है वो मेट्टे फ्रेडरिक्सन है। उसके बाद नेक्स्ट है RBI ने मई 2022 में रेपो रेट को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो RBI ने 2022 में रेपो रेट को बढ़ाकर कितना कर दिया फ्रेंड्स?
4% कर दिया गया है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं मौद्रिक नीति समिति, ने एक समीक्षा बैठक में 4 मई 2022 को यह फैसला किया और रेपो रेट दर को कितना बढ़ा दिया, 4.4%। क्या होता है रेपो रेट और रेपो रेट का महंगाई पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्यों आरबीआई ने ऐसा किया है, तो इन सभी के लिए हम अगले क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है। आरबीआई ने मई 2022 में कितने बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी करके रेपो रेट 4.4% की है, तो कितने पॉइंट में बढ़ोतरी की है, 40% के अंदर 40 बेसिस पॉइंटों की बढ़ोतरी की है। आमतौर पर मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू 2 महीने पर होता है। जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है आरबीआई के द्वारा 2 महीने के बाद निकाली जाती है। अभी इससे पहले अप्रैल में निकाली गई थी और आगे का टाइम था जून। लेकिन महंगाई इतनी बेकाबू हो गई कि आरबीआई को बीच में दखल देना पड़ा और आरबीआई ने कैश रिजर्व रिव्यू मतलब सीसीआर कैश रिजर्व रिव्यू को 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 4.5% कर दिया। अभी हमने देखा रेपो रेट दर आरबीआई के द्वारा 4.4% थी, लेकिन सीआरआर जो है आरबीआई के द्वारा 4.5% कर दिए। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का कहना है कि ऐसा कदम बढ़ती महंगाई को कम करने के लिए किया गया है। रेपो रेट क्या है? बैंक हमें कर्ज देते हैं और उसे हम सबसे पहले हम देखेंगे कि रेपो रेट क्या होती है। कि रेपो रेट को आसान भाषा में देखें तो बैंक हमें कर्ज देते हैं और उसे हमें ब्याज देना पड़ता है। बैंक से हमने कर्ज लिया, उसे हमने ब्याज दिया। ठीक उसी प्रकार बैंक को भी अपने रोजमर्रा के कामकाज के लिए भारी भरकम रकम की जरूरत पड़ती है और वो आरबीआई से कर्ज लेते हैं। इस लोन पर रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई जिस ब्याज दर से ब्याज वसूलता है उसे रेपो रेट कहा जाता है। अलग अलग बैंक आरबीआई के पास लोन लेने के लिए जाते हैं अपने भारी भरकम कार्य को कंप्लीट करने के लिए, तो आरबीआई उन बैंकों को लोन देता है। आरबीआई जिस ब्याज दर पर बैंकों को लोन देता है इसको बोलते हैं रेपो रेट, जो फिलहाल कितनी तय की गई है, 4.4%। रेपो रेट से आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या रेपो रेट बढ़ने या घटने से आम आदमी के जीवन पर कोई प्रभाव पड़ता है? जब बैंकों को ब्याज दर पर लोन उपलब्ध हो यानी रेपो रेट कम हो तो वह अपने ग्राहकों को कर्ज सस्ता देगा। अगर मान लो रेपो रेट कम है तो वो बैंक अपने ग्राहकों को ब्याज जो है सस्ता दे देगा। यदि रिजर्व बैंक रेपो रेट को बढ़ा दे तो बैंकों को कर्ज लेना महंगा हो जाएगा और वह अपने ग्राहकों के लिए कर्ज महंगा कर देगा। तो रेपो रेट घटने से बैंकों से कर्ज आसान मिलता है जो आम आदमी से जुड़ा हुआ है, और रेपो रेट बढ़ने से बैंकों से कर्ज महंगा मिलता है जो आम आदमी के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से आम आदमी पर रेपो रेट का इफेक्ट पड़ता है। रेपो रेट का महंगाई बढ़ाने या घटाने से क्या रिश्ता है? तो देश में महंगाई को कम करने की प्राथमिकता आरबीआई पर है। बाजार में जरूरत से ज्यादा नकदी रहने पर महंगाई बढ़ने का खतरा रहता है। बाजार में अगर नकदी ज्यादा हो गई तो महंगाई बढ़ती है। अब इस महंगाई को कंट्रोल करने का काम आरबीआई के पास होता है। तो आरबीआई फ्रेंड्स क्या करता है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देता है, जिससे बैंक क्या करते हैं, ज्यादा ब्याज कमाने के लिए अपना जो पैसा है वो आरबीआई के पास जमा करवा देते हैं, जिससे बाजार में नकदी की जो समस्या है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नकदी और महंगाई पर कंट्रोल किया जा सकता है। भारत में महंगाई का गहरा संकट क्यों? अचानक क्यों आरबीआई को 2 महीने कंप्लीट होने से पहले ही रेपो रेट दर जारी करनी पड़ी? तो भारत में महंगाई का कारण है, एक तो रूस यूक्रेन युद्ध, इसका भी भारत पर इफेक्ट पड़े। दूसरा, रूस पर प्रतिबंध लगे हैं, इससे भी धातु, क्रूड ऑयल, गैस की कीमत बढ़ी है और देश की मॉनेटरी
लिक्विड ज्यादा होने की वजह से भी महंगाई बढ़ गई है। देश में जीएसटी राजस्व संग्रहण अप्रैल 2022 में कितना रहा? अभी अप्रैल 2022 के अंदर जीएसटी संग्रहण किया गया है, तो ये फिलहाल कितना रहा है? 1.67 लाख करोड़ रुपए रहा है। वित्त मंत्रालय ने 1 मई 2022 को जीएसटी कलेक्शन 1.67 लाख करोड़ रुपए जारी किए, जबकि मार्च 2022 में जीएसटी संग्रहण 1.42 लाख करोड़ रुपए था। मार्च में 1.42 और अप्रैल में 1.6 लाख करोड़। मतलब ये हुआ कि मार्च की तुलना में जीएसटी से 25,000 करोड़ रुपए ज्यादा संग्रहण किया गया है। अब देखते हैं, 3 प्रकार के डाटा हमारे सामने आते हैं फ्रेंड्स। एक होता है सीजीएसटी, जिसको बोलते हैं सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स, जो कितना है? 33,159 करोड़। एक होता है एसजीएसटी, जो स्टेट गुड सर्विस टैक्स होता है, जो 41,793 करोड़ है। एक होता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड सर्विस टैक्स, जो कितना है? 81,939 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, तरुण कुमार को पीएम मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया, इससे पहले वह किस मंत्रालय के सचिव थे? पीएम मोदी का हाल ही में सलाहकार किसको नियुक्त कर दिया गया है? तरुण कुमार को, और इससे पहले वे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव रह चुके हैं। इनको 2 वर्ष के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया है। तरुण कुमार जो हिमाचल प्रदेश कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी थे। 1987 बैच के आईएएस अधिकारी थे तरुण कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मितान योजना शुरू की है? तो मितान योजना किसने शुरू की है फ्रेंड्स? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा मितान योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के निवासी अपने घर पर लगभग 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ के सीएम जो हैं वो भूपेश बघेल हैं, और गवर्नर जो है वो है अनुसुईया उड़के। नेक्स्ट बात करते हैं, जेफ बेजोस की जगह अमेजन का सीईओ कौन चुना गया है? तो एडी जेसी को अमेजन का न्यू सीईओ बना दिया गया है। पहले सीईओ जेफ बेजोस थे, अब कौन बन गए हैं? एडी जेसी। जेफ बेजोस अमेजन के कार्यकारी अधिकारी अध्यक्ष रहेंगे। अमेजन जिसकी स्थापना 5 जुलाई 1994 को हुई थी, और उसका मुख्यालय सिएटल वॉशिंगटन यूएसए के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस जो फ्रेंड्स 4 मई को मनाया जाता है। ये दिवस उन अग्निशामक विशेषज्ञों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाई थी। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी को करंट अफेयर क्लास जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को फायदा हो सके। फ्रेंड्स, इसकी पूरी डिटेल पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, क्योंकि गूगल पर जो हमारी साइट बनी हुई है उस गूगल की साइट पर ये कंप्लीट विवरण आपको मिलेगा। आराम से आप उसको ज्वाइन कीजिए और वहां से पढ़ सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं। एक बार ज्वाइन होने के बाद बिल्कुल निःशुल्क फ्री पढ़ सकते हैं, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो कल मिलेंगे न्यू करंट अफेयर की क्लास के साथ। फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइस।